गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मैं आज की क्लास में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो जीओसी की लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट आपको बताया था और कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किया था। तब तक जो कंसेप्ट कवर हुए थे उन पे बेस्ड। अब मैं जो नया कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो है हाइपर कंजुगेशन। तो आप लिखो हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस और इसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल कंजुगेशन। सैक्रिफिशियल कंजुगेशन और इसको एक और नाम से जानते हैं, नॉर्थन एंड बेकर इफेक्ट। नॉर्थन एंड बेकर इफेक्ट। तो ये कई सारे सिनोनिम्स हैं हाइपर कंजुगेशन के लिए। हाइपर कंजुगेशन सबसे कॉमन नेम है। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, इसको सैक्रिफिशियल कंजुगेशन भी बोलते हैं और इसको नॉर्थन एंड बेकर इफेक्ट भी बोलते हैं। नॉर्थन एंड बेकर इफेक्ट। तो आप नोट करो हाइपर कंजुगेशन है क्या। लिखो, नोट करो, द ट्रांसफर ऑफ पोलैरिटी डेवलप्ड। द ट्रांसफर ऑफ पोलैरिटी डेवलप्ड। The transfer of polarity developed due to the delocalization of sigma, pi and lone pair of electron. Due to delocalization of sigma, pi and lone pair of electron. Due to delocalization of sigma, pi and lone pair of electron is termed as hyperconjugation. Is termed as hyperconjugation. आगे लिखो, in hyperconjugation. In hyperconjugation, delocalization of sigma electron pair. In hyperconjugation, delocalization of sigma electron pair is must. Delocalization of sigma electron pair is must. तो हाइपरकंजुगेशन में क्या ऑब्जर्व होगा, समटाइम्स सिग्मा बॉन्ड पेयर के साथ पाई बॉन्ड पेयर का डीलोकलाइजेशन होगा और समटाइम्स सिग्मा बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन होगा। ठीक है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड पेयर हर हाल में डीलोकलाइज होना चाहिए। तो सिग्मा बॉन्ड पेयर का अगर डीलोकलाइजेशन कहीं पे देखने को मिलता है तो वहां पे हाइपर कंजुगेशन की बात होगी। ध्यान देना, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मतलब उस बॉन्ड पेयर की जो पोजीशन है उसमें चेंज आना चाहिए। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट में वो बॉन्ड पेयर की पोजीशन बेसिकली दो एटम के बीच में बॉन्ड पेयर शिफ्ट होता है। ऐसा नहीं कि वो बॉन्ड पेयर वहां से हट करके कहीं और दूसरे दो एटम के बीच में चला जाता है।
तो उसका कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन नहीं होता, बल्कि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पेयर का ट्रांसमिशन होता है वहां पे। ट्रांसमिशन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम से शिफ्ट होकर के दूसरे एटम की तरफ जाता है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन में डिफरेंस है। आगे लिखो बेटा हाइपर कंजुगेशन के बारे में, लिखो इट इज अ शॉर्ट रेंज इफेक्ट, इट इज अ शॉर्ट रेंज इफेक्ट, इट इज अ शॉर्ट रेंज इफेक्ट and is a permanent effect. It is a short range effect and is a permanent effect. तो ये शॉर्ट रेंज इफेक्ट होता है और परमानेंट इफेक्ट होता है, टेम्पररी इफेक्ट नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जैसा। तो अब बात आती है कि हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे डीलोकेलाइज होता है। यहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर का डीलोकेलाइजेशन कैसे होता है, इसको हम ऑर्बिटल डायग्राम के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल डायग्राम। जैसे देखो हमने एक एल्कीन को कंसीडर किया है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हम एल्कीन में कंसीडर कर रहे हैं, उसके बगल वाला कार्बन, मतलब डबल बॉन्ड वाला कार्बन के बगल वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब सैचुरेटेड होना चाहिए। अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड और अल्फा कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, ये कंडीशन है। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, means alpha carbon must be saturated and that saturated alpha carbon must possess at least one hydrogen. तो ये सारी कंडीशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अब अगर आप बाकी दो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन को देखोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। ये दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होगा, देखो पहले इन दोनों कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होनी चाहिए यहाँ पे। तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री इन दोनों कार्बन के अबाउट ऑब्जर्व होगी। बाकी ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो इनके पास एक एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होना चाहिए। तो एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल इस कार्बन के पास है और एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल इस कार्बन के पास है। तो दोनों कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, तो क्या होगा, इनके बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। तो इनके बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑब्जर्व होगी, उससे ये पाई बॉन्ड बनेगा। ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इसी साइड वाइज ओवरलैपिंग से फॉर्म हुआ है। अब देखो इस कार्बन को अगर हम कंसीडर करें तो ये कार्बन क्या है, सैचुरेटेड है। ये सैचुरेटेड है, sp3 हाइब्रिडाइज है। और sp3 हाइब्रिडाइज है मतलब यहाँ पे ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। तो इधर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑब्जर्व होगी इस कार्बन के अबाउट।
ये इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इस कार्बन का ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ एक्सियल ओवरलैपिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ये ओवरलैप रीजन के अंदर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा हुआ है, जो सिग्मा बॉन्ड पेयर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में प्रेजेंट। तो ये है पूरी पिक्चर अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम के बेसिस पे देखें। आप देखो बेटा, क्योंकि यहां पे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से इधर फ्री रोटेशन पॉसिबल है। यहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होने की वजह से फ्री रोटेशन पॉसिबल, और फ्री रोटेशन के थ्रू ये कार्बन अपना प्लेन को एडजस्ट कर सकता है। प्लेन की इसलिए एडजस्ट कर रहा है जिससे कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के पैरेलल आ जाए। ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के पैरेलल लाई करे, और जब ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल के पैरेलल होगा, तो उस सिचुएशन में यहां पे साइड वाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल होगी। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल होने का मतलब ये है कि ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड पेयर आप देख रहे हो, ये सिग्मा बॉन्ड पेयर डीलोकलाइज होने लगेगा, मतलब वो इसके साथ साइड वाइज ओवरलैप करने लगेगा। अब इस तरीके से अगर आप देखो तो इस कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, अभी तो हम कार्बन पे सिर्फ एक हाइड्रोजन दिखा रहे हैं, इस कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ये सारे कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड पेयर फ्री रोटेशन के थ्रू वन बाय वन इस प्लेन में आ सकते हैं, और इस प्लेन में आकर के इसके साथ साइड वाइज ओवरलैप कर सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व होना है, आप नोट कर लो, कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन, कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन। यहां पे आप इसके नीचे लिख लेना डी लोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर थ्रू ऑर्बिटल डायग्राम। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर थ्रू ऑर्बिटल डायग्राम। तो ऑर्बिटल डायग्राम के बेसिस पे हम सिग्मा बॉन्ड पेयर का जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन में लिखो, लिखो अल्फा कार्बन, नंबर फर्स्ट कंडीशन लिखो, अल्फा कार्बन विथ रेस्पेक्ट टू एन अनसैचुरेटेड एटम, अल्फा कार्बन with respect to an unsaturated atom, alpha carbon with respect to an unsaturated atom must be saturated, must be saturated। तो मैंने पहली कंडीशन क्या बताया? अनसैचुरेटेड एटम, ये अनसैचुरेटेड एटम है, अनसैचुरेटेड एटम के रेस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन है, वो अल्फा कार्बन हमेशा सैचुरेटेड होनी चाहिए।
सेकेंड पॉइंट लिखो, Approx. सेकेंड पॉइंट लिखो, इफ अनसैचुरेटेड एटम, if unsaturated atom possess positive charge, or unpaired electron, or multiple bond, then saturated alpha carbon must possess at least one hydrogen. अब जरा देखो बेटा, बोला जा रहा है कि अगर ये जो अनसैचुरेटेड एटम है ये मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू अटैच है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, या इस अनसैचुरेटेड एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, या इस कार्बन के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल है, तो सैचुरेटेड अल्फा कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन का होना मस्ट है हाइपर कंजुगेशन के लिए। थर्ड पॉइंट लिखो, इफ अल्फा कार्बन नहीं, इफ अनसैचुरेटेड एटम possess negative charge or multiple bond, if unsaturated atom possess negative charge or multiple bond, then saturated alpha carbon must possess at least one halogen. तो इसका मतलब आप ये देख रहे हो कि अगर इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है या ये कार्बन मल्टीपल बॉन्ड से अटैच है, तो यहां पे एक हैलोजन होना चाहिए। यहां पे क्या होना चाहिए? एक हैलोजन होना चाहिए। तो इससे एक चीज आप क्लियरली समझ सकते हो कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के केस में सैचुरेटेड अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होने पे भी और हैलोजन होने पे भी हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व होता है। लेकिन अगर सैचुरेटेड अल्फा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पे हैलोजन होने पे ही हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व होगा। और अगर सैचुरेटेड अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज है या यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे सिर्फ हाइड्रोजन होने पे ही हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व होगा। तो ये कंडीशन आपको क्लियरली समझनी है। अगर हाइपर कंजुगेशन को ऑब्जर्व करना है तो अनसैचुरेटेड एटम या तो मल्टीपल बॉन्ड से अटैच हो, ठीक है, अनसैचुरेटेड एटम या तो मल्टीपल बॉन्ड से अटैच हो, या अनसैचुरेटेड एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, या अनसैचुरेटेड एटम के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ऐसी सिचुएशन में सैचुरेटेड अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। और दूसरा केस बता रहे हैं कि अगर अनसैचुरेटेड एटम पे नेगेटिव चार्ज है या अनसैचुरेटेड एटम मल्टीपल बॉन्ड से अटैच है, तो सैचुरेटेड अल्फा कार्बन पे हैलोजन होना चाहिए, तब हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व होगा। तो ये हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन हो गई। अब इसमें एक पॉइंट और आप नोट कर लो, लिखो, इफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट at saturated alpha carbon, if hydrogen is present at saturated alpha carbon, then hyperconjugation, however if halogen is present at saturated alpha carbon, if halogen is present at saturated alpha carbon,
then reverse hyperconjugation takes place. तो अगर आपने सैचुरेटेड अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन देखा तो वहां पे हाइपरकंजुगेशन ऑब्जर्व होगा, और अगर सैचुरेटेड अल्फा कार्बन पे आपने हैलोजन देखा तो वहां पे रिवर्स हाइपरकंजुगेशन ऑब्जर्व होगा। तो अभी आपको हाइपरकंजुगेशन और रिवर्स हाइपरकंजुगेशन का डिफरेंस अभी समझ में आ जाएगा। अब एक बात और इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है और फ्रीक्वेंटली इसको यूज करते हैं, कि अगर हमें यह पता करना हो कि किसके कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर या कितने रिवर्स हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो आप नोट करो, लिखो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, total number of hyperconjugating structure of a compound, total number of hyperconjugating structure of a compound is equal to total number of hyperconjugating structure of a compound is equal to the total number of hydrogen present. Total number of hyperconjugating structure of a compound is equal to the total number of hydrogen present at saturated alpha carbon. Total number of hydrogen present at saturated alpha carbon. Whereas total number of reverse hyperconjugating structure, total number of reverse hyperconjugating structure of a compound, whereas total number of reverse hyperconjugating structure of a compound is equal to, whereas total number of reverse hyperconjugating structure of a compound is equal to the total number of halogen present, the total number of halogen present at saturated alpha carbon, at saturated alpha carbon, at saturated alpha carbon. अब जरा देखो, अगर आपको यहां पे बताना हो कि कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इस कंपाउंड के होंगे, अब रिवर्स हाइपर कंजुगेशन के बारे में तो यहां सोच ही नहीं सकते क्योंकि हैलोजन तो दिख ही नहीं रहा, ठीक है। तो अगर हमें यहां पे बताना है टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, तो क्या करेंगे, अनसैचुरेटेड एटम के रेस्पेक्ट में जो सैचुरेटेड अल्फा कार्बन है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये सैचुरेटेड अल्फा कार्बन, अनसैचुरेटेड एटम के रेस्पेक्ट में जो सैचुरेटेड अल्फा कार्बन है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर सैचुरेटेड अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो काउंट करेंगे। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 + 3 + 2, तो इसके 8 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, 8 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। अब जैसे ये कंपाउंड है, इसके टोटल हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर अगर आपको बताने, तो टोटल हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आप कैसे काउंट करोगे। देखो ये डबल बॉन्ड है, उसके रिस्पेक्ट में ये सैचुरेटेड अल्फा कार्बन है, ये भी सैचुरेटेड अल्फा कार्बन है दोनों के रिस्पेक्ट में, और ये भी सैचुरेटेड अल्फा कार्बन है इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। यहां पे 3 हाइड्रोजन, यहां पे 3 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इसके करस्पॉन्डिंग, 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इसके करस्पॉन्डिंग,
लेकिन ये जो बीच वाला सैचुरेटेड अल्फा कार्बन है, इसके करस्पॉन्डिंग 4 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे, 2 इस तरफ से और 2 इस तरफ से, क्योंकि ये दोनों के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, इसलिए इसके डबल हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे। तो टोटल हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम यहां पे कंसीडर करें तो 10 होंगे, 10 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। अब अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं तो इस पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन को अगर आइडेंटिफाई करें तो ये अल्फा कार्बन है, सैचुरेटेड अल्फा कार्बन, ये सैचुरेटेड अल्फा कार्बन है, ये सैचुरेटेड अल्फा कार्बन है। तो दो हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, टोटल 6 हाइड्रोजन, तो 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे बताओ कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? थ्री सही आंसर है। देखो ये अल्फा सैचुरेटेड अल्फा कार्बन है तीनों डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, और यहां पे एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इसके करस्पॉन्डिंग, एक इसके करस्पॉन्डिंग, एक इसके करस्पॉन्डिंग, टोटल 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे प्रेजेंट होंगे। इसके टोटल 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? 0 सही आंसर है। इसका कोई हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पे कोई सैचुरेटेड अल्फा कार्बन नहीं है, इस कंपाउंड के अंदर कोई सैचुरेटेड अल्फा कार्बन नहीं है, इसलिए इसका कोई हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो इसमें एक पॉइंट आप और नोट कर लो, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन में हम इसको कंसीडर करते हैं। लिख लो हाइड्रोजन प्रेजेंट एट ब्रिज हेड कार्बन, हाइड्रोजन प्रेजेंट एट ब्रिज हेड कार्बन of bridged bicyclic compound, hydrogen present at bridge head carbon of bridged bicyclic compound can never participate in hyperconjugation. Hydrogen present at bridge head carbon of bridged bicyclic compound can never participate in hyperconjugation. However, hydrogen present at bridge head carbon, of fused bicyclic compound, hydrogen present at bridge head carbon of fused bicyclic compound can participate in hyperconjugation. Can participate
इन हाइपर कंजुगेशन। तो ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड के ब्रिजहेड कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो हाइपर कंजुगेशन में नहीं पार्टिसिपेट कर सकता, लेकिन फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड के ब्रिजहेड कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा वो हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो अब जैसे देखो, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं अब आपको अगर पता करना हो कि इसके कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो बताओ कि कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं यहाँ पे? 3। कैसे? इस पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में ये सैचुरेटेड अल्फा कार्बन है, इसके रेस्पेक्ट में ये सैचुरेटेड अल्फा कार्बन। इस सैचुरेटेड अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और इस सैचुरेटेड अल्फा कार्बन पे 1 हाइड्रोजन। ये ब्रिज हेड कार्बन है लेकिन फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड का, ये फ्यूज्ड है, तो इसलिए टोटल 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे ऑब्जर्व होंगे। इसके कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है? सही है, 16 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। ये अल्फा है दोनों के रेस्पेक्ट में, ये भी अल्फा है दोनों के रेस्पेक्ट में, ये भी अल्फा है दोनों के रेस्पेक्ट में, और ये भी अल्फा है दोनों के रेस्पेक्ट में। तो जितने हाइड्रोजन होंगे उसके डबल हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर वहां पे ऑब्जर्व होंगे। तो 16 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे प्रेजेंट। अब आप लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। लिखो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट, depending upon the number of covalent bond present in hyperconjugating structure, depending upon the number of covalent bond present in hyperconjugating structure, depending upon the number of covalent bond present in hyperconjugating structure, they are classified into following 2 categories. They are classified into following 2 categories. Number 1, homovalent hyperconjugation. Homovalent hyperconjugation. लिखो इसका डिटेल। if number of covalent bond in both hyperconjugating structure, if number of covalent bond in both hyperconjugating structure are equal, if number of covalent bond in both hyperconjugating structure are equal, then homovalent hyperconjugation takes place. If number of covalent bond in both hyperconjugating structure are equal, then homovalent hyperconjugation takes place. आगे लिखो this hyperconjugation is observed in those cases
This hyperconjugation is observed in those cases where sigma p conjugation takes place. Sigma p conjugation takes place. तो ये हाइपरकंजुगेशन तब ऑब्जर्व होता है जब सिग्मा पी कंजुगेशन देखने को मिलता है। तो अब जैसे देखो, अगर हमने कंसिडर किया है मान लो ये कार्बोकेटायन है। अब इस कार्बोकेटायन में आप देखो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होगा। इस कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होगा, और यहां पे ये जो सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल है, यहां पे सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल है, और यहां पे क्या है, अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल। अब देखो, इसमें जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होगा तो ये सिग्मा बॉन्ड पेयर यहां आ जाएगा। तो ये इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, इस कार्बोकेटायन का ये हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो हाइपर कंजुगेशन के मैं ऑल्टरनेटिव नेम आपको बता रहा हूं, वो नेम आप यहां से समझ सकते हो। हमने इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक एटम को, एक हाइड्रोजन एटम को विदाउट एनी बॉन्ड रिप्रेजेंट किया है। यहां पे देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड हमने दिखाया नहीं है। तो क्योंकि हाइड्रोजन को विदाउट एनी बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, इस हाइड्रोजन को हम उसी जगह पे दिखा रहे हैं विदाउट एनी बॉन्ड, इसीलिए हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। क्या वैस में कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, तो मैंने क्या बोला यहां पे, क्योंकि हम हाइड्रोजन को विदाउट एनी बॉन्ड यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलेंगे। ये तो नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलने के पीछे एक्सप्लेनेशन है। अब देखो, इसको हम सैक्रिफिशियल कंजुगेशन भी बोलते हैं। तो ये जो हाइपर कंजुगेशन फिनोमिना है, ये हाइपर कंजुगेशन फिनोमिना एक सिग्मा बॉन्ड पेयर यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड को सैक्रिफाइस करके ऑब्जर्व होता है। कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड पेयर को सैक्रिफाइस करके, उस कोवेलेंट बॉन्ड को हटा करके ये फिनोमिना ऑब्जर्व होता है, इसीलिए हम इसको सैक्रिफिशियल कंजुगेशन बोलते हैं। और इसको नॉर्थन एंड बेकर इफेक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि नॉर्थन एंड बेकर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस फिनोमिना को ऑब्जर्व किया, इसीलिए हम इसको नॉर्थन एंड बेकर इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखो, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करते हैं दोनों में। तो अगर आप इसमें कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 कोवेलेंट बॉन्ड है। यहां भी देखो 1 2 3 4 5 6, तो दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर बराबर है। जितने कोवेलेंट बॉन्ड इसके अंदर है, उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड इसके अंदर भी है, इसीलिए ये होमोवैलेंट हाइपरकंजुगेशन। यहां पे सिग्मा पी कंजुगेशन देखने को मिल रहा है क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड पेयर और इसका अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल कंजुगेशन में है, इसलिए हम इसको सिग्मा पी कंजुगेशन बोलते हैं। और क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बराबर है, इसलिए हम इसको होमोवैलेंट हाइपर कंजुगेशन बोलेंगे। तो ये होमोवैलेंट हाइपर कंजुगेशन है। इसी तरीके से आप इस एग्जांपल को देखो, अभी कंडीशन में मैंने बताया था कि अगर अनसैचुरेटेड एटम पे पॉजिटिव चार्ज है या अनसैचुरेटेड एटम पे ऑड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
और सैचुरेटेड अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है तो हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व होगा। तो यहां भी हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व होता है, बट ये कुछ इस तरीके से होगा। ये वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड आप देख रहे हो, ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक हो जाता है। और जब बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन पे फ्री रेडिकल बनेगा और कार्बन पे फ्री रेडिकल बनेगा। एक फ्री रेडिकल हाइड्रोजन पे बनेगा, ठीक है, एक फ्री रेडिकल इस हाइड्रोजन पे और एक फ्री रेडिकल इस कार्बन पे। फिर क्या होगा, ये कार्बन का फ्री रेडिकल इस कार्बन के फ्री रेडिकल के साथ पाई बॉन्ड बना लेगा। अब यहां भी आप देख सकते हो दोनों में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बराबर है, इसलिए ये होमोवैलेंट हाइपर कंजुगेशन है। क्योंकि दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर बराबर है, इसलिए हम इसको होमोवैलेंट हाइपर कंजुगेशन बोलेंगे। अब जरा इसको देखो, यहां पे आप देख रहे हो इस अनसैचुरेटेड एटम पे नेगेटिव चार्ज है और सैचुरेटेड अल्फा कार्बन पे हैलोजन प्रेजेंट है, तो ये इधर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन इस तरीके से होगा। तो इसको हम बोलेंगे होमोवैलेंट रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। ये है होमोवैलेंट हाइपर कंजुगेशन। होमोवैलेंट हाइपर कंजुगेशन और ये है होमोवैलेंट रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। तो ये एक क्लासिफिकेशन है हाइपर कंजुगेशन का। इस क्लासिफिकेशन में आप देख रहे हो कि अगर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर बराबर है तो ये हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व होगा। इस हाइपर कंजुगेशन को ऑब्जर्व करने के लिए सिग्मा पी कंजुगेशन ऑब्जर्व होना जरूरी है। तो जहां पे सिग्मा पी कंजुगेशन होगा वहां पे होमोवैलेंट हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व होगा। तो ये तो एक क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसका सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन हेट्रोवैलेंट हाइपर कंजुगेशन। हेट्रोवैलेंट हाइपर कंजुगेशन। हेट्रोवैलेंट हाइपर कंजुगेशन, इसका डिटेल लिखो। देखो, इफ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड in both hyperconjugating structure, if number of covalent bond in both hyperconjugating structure are not equal, if number of covalent bond in both hyperconjugating structure are not equal, then heterovalent hyperconjugation takes place. Then heterovalent hyperconjugation takes place. आगे लिखो, this hyperconjugation is observed. This hyperconjugation is observed in those cases. This hyperconjugation is observed in those cases where sigma pi conjugation occurs.
This hyperconjugation is observed in those cases where sigma pi conjugation occurs. जहां पे सिग्मा पाई कंजुगेशन होगा वहां पे हेट्रोवैलेंट हाइपरकंजुगेशन ऑब्जर्व होगा. तो अब इसके एग्जांपल देखते हैं. अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन इस तरीके से होगा. ये जो सिग्मा बॉन्ड पेयर है वो इस पाई बॉन्ड पेयर के साथ कंजुगेशन में है, तो ये यहाँ आ जाएगा पाई बॉन्ड पेयर बन करके, और ये पाई बॉन्ड पेयर यहाँ पे लोन पेयर के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा. इस तरीके से अगर आप देखोगे अब आप दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड अगर काउंट करो तो इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसके अंदर 9 कोवेलेंट बॉन्ड है. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8. इसके अंदर 8 कोवेलेंट बॉन्ड है और इसके अंदर 9 कोवेलेंट बॉन्ड है. मतलब दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर बराबर नहीं है, इसीलिए हम इसको हेट्रोवैलेंट हाइपरकंजुगेशन बोलेंगे. इसी तरीके से अगर हमने इस स्ट्रक्चर को कंसिडर किया, अगर हम इस स्ट्रक्चर को कंसिडर कर रहे हैं तो देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन कैसे होगा. ये वाला पाई बॉन्ड पेयर आया यहां पे, ये सिग्मा बॉन्ड पेयर क्लोरीन को ट्रांसफर हुआ. क्लोरीन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज. इसमें भी दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर बराबर नहीं है. आप काउंट करोगे इसमें 9 कोवेलेंट बॉन्ड है और इसमें 8 कोवेलेंट बॉन्ड है. लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर आप देखोगे, यहां वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और यहां वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अपोजिट है. तो पहले वाले को हम हाइपर कंजुगेशन और दूसरे वाले को रिवर्स हाइपर कंजुगेशन बोल देंगे. तो ये हेट्रोवैलेंट हाइपर कंजुगेशन है और ये हेट्रोवैलेंट रिवर्स हाइपर कंजुगेशन है. तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गया हाइपर कंजुगेशन का, और उसमें भी इंटरनल क्लासिफिकेशन आप हाइपर कंजुगेशन और रिवर्स हाइपर कंजुगेशन का देख रहे हो. अब देखो बात आती है हाइपर कंजुगेशन के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं. तो लिखो एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन. एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन. एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन. तो इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन लिखो, हाइपर कंजुगेशन का फर्स्ट एप्लीकेशन लिखो, इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन. in determination of stability of alkene.
in determination of stability of alkene. तो एल्कीन की स्टेबिलिटी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है जब मैं आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर रहा था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। तो मैं एक बार कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ उस बात को डिस्कस कर रहा हूं। लिखो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिपेंड्स अपॉन following four factors. Stability of alkene depends upon following four factors. अब वो चार फैक्टर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, फर्स्ट फैक्टर हाइपर कंजुगेशन। साथ में इसका डिटेल भी लिखते जाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन is directly proportional to number of hyperconjugating structure। जिस एल्कीन के जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो एल्कीन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो पहले तो हम इस फैक्टर को कंसीडर करते हैं और इस फैक्टर के बेसिस पे जो कंक्लूजन ड्रॉ करेगा वो फाइनल है। हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे जो भी हम स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे वो फाइनल ऑर्डर होगा। मतलब वही ऑर्डर आप एक्सपेरिमेंटली भी देखोगे तो वही ऑर्डर ऑब्जर्व होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाते तब हम तीन और फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। उसमें से एक थ्योरेटिकल फैक्टर है और दो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड फैक्टर है। तो सेकंड फैक्टर है स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो यहां पे आप लिख लो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन is inversely proportional to steric hindrance। लेकिन एक कंडीशन है इसके अप्लाई करने के पीछे, ये हमेशा यूज नहीं कर सकते। लिख लो however this factor is taken into consideration if structural formula of alkene are identical। ये फैक्टर तभी कंसीडर किया जाएगा जब एल्कीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा। अगर एल्कीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है तो हम इस फैक्टर को कभी कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसके बेसिस पे यहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर हम इसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखो ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांस फॉर्म है, तो इसमें जो मिथाइल ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप सेम साइड में लाई कर रहे हैं और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ ज्यादा हिंड्रेंस है, यहाँ पे कम हिंड्रेंस है। तो कम हिंड्रेंस ट्रांस में होने की वजह से ट्रांस ज्यादा स्टेबल है। लेकिन हिंड्रेंस फैक्टर को अप्लाई करने से पहले हमने ये देखा कि इन दोनों एल्कीन का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है
वो सेम है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होने पे ही ये फैक्टर अप्लाई होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला। अदरवाइज आप इसको अप्लाई करोगे तो गलत कंक्लूजन ड्रॉ करोगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? स्टेरिक हिंड्रेंस को कब अप्लाई करना है? एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए। ये क्लियर हुआ? तीसरा फैक्टर लिखो, थर्ड फैक्टर, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो देखो यहां पे बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, stability of alkene is inversely proportional to magnitude of heat of hydrogenation. Magnitude of heat of hydrogenation. Stability of alkene is inversely proportional to magnitude of heat of hydrogenation. मतलब जो एल्कीन हाइड्रोजनेशन में जितनी कम हीट प्रोड्यूस करेगा वो एल्कीन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। जो हाइड्रोजनेशन में जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा वो उतना कम स्टेबल होगा। तो हम एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराएं, ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटली ही ये सब कुछ डिटरमाइन किया जा सकता है। तो जैसे मान लो हमारे पास दो एल्कीन है, उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, तो हमने दोनों का हाइड्रोजनेशन करा दिया। हाइड्रोजनेशन के बाद जो हीट प्रोड्यूस हुई उसको मेजर किया, जहां पे ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई वो कम स्टेबल है, जहां पे कम हीट प्रोड्यूस हुई वो ज्यादा स्टेबल है। तो इस तरीके से स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। लेकिन इसके अप्लाई करने के पीछे भी एक कंडीशन है, लिख लो, however this factor is taken into consideration, only when if product of hydrogenation are identical. However, this factor is taken into consideration only when if product of hydrogenation are identical. अगर एल्कीन हाइड्रोजनेशन के बाद सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो इस फैक्टर को कंसीडर करेंगे। जैसे अगर हम ब्यूट 1 को कंसीडर करें, सिस ब्यूट 2 को कंसीडर करें और ट्रांस ब्यूट 2 को कंसीडर करें, ये तीनों ही कंपाउंड हाइड्रोजनेशन के बाद नॉर्मल ब्यूटेन का फॉर्मेशन करते हैं। ये तीनों कंपाउंड जब हाइड्रोजनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या बनता है? नॉर्मल ब्यूटेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो क्योंकि तीनों सेम प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं इसलिए यहां पे इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर किया जा सकता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वैल्यू के बेसिस। तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होता है कि ब्यूट 1 हाइड्रोजनेशन में सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। जब इसका हाइड्रोजनेशन होता है तो सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और सबसे कम हीट ट्रांस ब्यूट 2 प्रोड्यूस करता है। तो अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। और वैसे भी आप देख सकते हो इसके दो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है और इन दोनों के 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इन दोनों में नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बराबर है। तो यहां पे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कम होने की वजह से ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है और सबसे ज्यादा अनस्टेबल है तो सबसे ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस करेगा ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन। जबकि इन दोनों की स्टेबिलिटी को अभी आपने
कंपेयर किया था हिस्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे, और ऑब्वियसली हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी वही कंक्लूजन ड्रॉ करता है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कब अप्लाई किया जाएगा, ये पॉइंट क्लियर हुआ। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टेबिलिटी डिटर्मिनेशन के लिए कब यूज किया जाएगा, क्लियर हुआ। ठीक है, तो अप्लाई करने से पहले हमेशा ये देख लेना कि प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजनेशन सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो अप्लाई होगा, डिफरेंट है तो नहीं अप्लाई होगा। नंबर 4, फोर्थ फैक्टर को कंसिडर कर रहे हैं, हीट ऑफ कंबस्शन। हीट ऑफ कंबस्शन हीट ऑफ कंबस्शन। अब देखो हीट ऑफ कंबस्शन के बेसिस पे एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन होगी। तो बोलते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन is inversely proportional to magnitude of heat of combustion. आगे लिखो however this factor is taken into consideration only when if molecular formula or empirical formula, only when if molecular formula or empirical formula of compound remains same. चाहे तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो या कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो, तब हम इस फैक्टर को कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है, तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी को हम हीट ऑफ कंबशन के बेसिस पर डिटरमाइन कर सकते हैं। मैं बार बार कंपाउंड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एल्कीन की बात हो रही है। हम एल्कीन के अलावा भी जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी को भी इसके बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं। और एक चीज और समझ लेना, जब मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं, इसका मतलब आप समझना ये थर्मल स्टेबिलिटी की बात हो रही है। स्टेबिलिटी मींस थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो जैसे अगर आपके पास मान लो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने कंसीडर किया C4H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कंसीडर किया। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंग ब्यूट-1ईन, सिस-ब्यूट-2ईन, ट्रांस-ब्यूट-2ईन एंड आइसोब्यूटीन, ये 4 कंपाउंड ऑब्जर्व होते हैं। क्योंकि इन चारों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसलिए हम इन चारों की स्टेबिलिटी को हीट ऑफ कंबशन के बेसिस पे कंक्लूड कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व होता है कि ये जो ब्यूट-1ईन है, ये सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है कंबशन के मीन टाइम, और ये आइसोब्यूटीन सबसे कम हीट प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग कंबशन। ये सबसे कम हीट प्रोड्यूस करता है कंबशन के मीन टाइम, और ये सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है कंबशन के मीन टाइम। इसलिए इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए तो ये इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। आइसोब्यूटीन सबसे ज्यादा स्टेबल और ब्यूट-1ईन सबसे कम स्टेबल होता है।
अगर हम हीट ऑफ कंबशन के बेसिस पे देखें तो आप ये देख सकते हो इन तीनों की स्टेबिलिटी को तो पहले ही आपने कंक्लूड किया था, ठीक है। ये एक नया कंपाउंड है जिसमें आप देख रहे हो कि इसकी स्टेबिलिटी इन तीनों से ज्यादा है। अब वैसे अगर आप देखो तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे भी मिल सकता है। जरा देखना कैसे। अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं ये ट्रांसफॉर्म और आइसोब्यूटीन को, ट्रांसफॉर्म और आइसोब्यूटीन को देखो बेटा, यहां पे 3 हाइड्रोजन है, यहां भी 3 हाइड्रोजन है, इसमें आप देखो इधर 3 हाइड्रोजन है और इधर 3 हाइड्रोजन। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होगा, यहां पे ये वाला सिग्मा बॉन्ड पेयर इधर आएगा तो ये पाई बॉन्ड पेयर इधर जाएगा, और उसी तरीके से जब इधर से हाइपर कंजुगेशन होगा तो ये सिग्मा बॉन्ड पेयर इधर आएगा तो ये पाई बॉन्ड पेयर इधर जाएगा। आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होता है हाइपर कंजुगेशन के थ्रू वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये सिग्मा बॉन्ड पेयर इस साइड में आ रहा है और ये सिग्मा बॉन्ड पेयर इस साइड में आ रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अपोजिट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अपोजिट होने की वजह से इधर हाइपर कंजुगेशन उतना इफेक्टिव नहीं है, जबकि इस केस में अगर आप देखो अब क्या दिख रहा है आपको, यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम डायरेक्शन में हो रहा है। तो सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से ये हाइपर कंजुगेशन यहां पे ज्यादा इफेक्टिव होगा इन कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो क्योंकि हाइपर कंजुगेशन इसमें ज्यादा इफेक्टिव है इसलिए वो इसको ज्यादा स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, भले दोनों के नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बराबर हो। 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर यहां भी है, 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर यहां भी है, बट यहां पे हाइपर कंजुगेशन ज्यादा इफेक्टिव होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया बेटा, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। अरे भाटिया साहब आपने खिचड़ी फिर बनानी शुरू कर दी। मैंने स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर के बारे में क्या बताया अभी। स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर तब कंसिडर करते हैं बेटा जब स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो। क्या इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है? फिर स्टेरिक हिंड्रेंस तो यहां पे कंसिडर ही नहीं कर सकते। तो ये क्लियर हुआ या नहीं ये बताओ। एक तरीके से ना हम इसको बोलेंगे क्रॉस हाइपर कंजुगेशन। ये क्रॉस हाइपर कंजुगेशन है, जबकि यहां पे सपोर्टिव हाइपर कंजुगेशन है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे बोला जाता है ना कि कहीं पे अगर क्रॉस कंजुगेशन हो, एक जगह पे क्रॉस कंजुगेशन है और एक जगह पे नॉर्मल कंजुगेशन है, तो जहां पे क्रॉस कंजुगेशन होता है वहां रेजोनेंस कम इफेक्टिव होता है, जहां नॉर्मल कंजुगेशन होता है वहां रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है। उसी तरीके से हम इधर भी बोल रहे हैं कि क्रॉस हाइपर कंजुगेशन लेस इफेक्टिव होगा इन कंपेयर टू नॉर्मल हाइपर कंजुगेशन। तो कुल मिलाकर के ये 4 फैक्टर्स हैं। इनमें लास्ट वाले 2 एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड फैक्टर्स हैं और पहले वाले 2 थ्योरेटिकल फैक्टर्स हैं।
जो सबसे पहले ऑब्वियसली हम थ्योरेटिकल फैक्टर्स के बेसिस पे जाएंगे। थ्योरेटिकल फैक्टर्स में हाइपर कंजुगेशन जो कंक्लूड कर लेता है वही ऑर्डर आपको एक्सपेरिमेंटली भी देखने को मिलेगा। ठीक है, हिंड्रेंस कब अप्लाई होगा? हिंड्रेंस के लिए मैंने बोला कि जब आप ये देखो कि स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो तभी हिंड्रेंस के बारे में सोचो। अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है तो हिंड्रेंस के बारे में आपको सोचना भी नहीं। और बाकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबशन के लिए मैंने अलग अलग कंडीशन बताया हुआ, वो कंडीशन जो है वहां पे सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये जो हीट ऑफ कंबशन वाला फैक्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि इसकी एप्लीकेबिलिटी ज्यादा है, इसको हम ज्यादा केसेस में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर देखो हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है और हमारे पास साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोप्रोपेन है और साइक्लोपेंटेन है। अब हम इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना चाहते हैं। इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए हीट ऑफ कंबशन यूज किया जा सकता है। क्यों यूज किया जा सकता है जरा देखो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6 और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10। तो हम इसको लिख सकते हैं CH2 थ्राइस और इसको लिख सकते हैं बेटा CH2 होल 5। तो आप देख सकते हो दोनों का इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2 इंपीरिकल फॉर्मूला दोनों का सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हीट ऑफ कंबशन को हम स्टेबिलिटी डिटर्मिनेशन के लिए कब कब यूज कर सकते हैं, जब या तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो या इंपीरिकल फॉर्मूला सेम हो। तो क्योंकि यहाँ पे इंपीरिकल फॉर्मूला सेम है इसलिए हीट ऑफ कंबशन के बेसिस पे इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर किया जा सकता है। कैसे कंपेयर किया जा सकता है, देखो अगर मान लेते हैं कि इसका हीट ऑफ कंबशन डेल्टा H1 है और इसका हीट ऑफ कंबशन डेल्टा H2 है। इसका हीट ऑफ कंबशन डेल्टा H1 है और इसका हीट ऑफ कंबशन डेल्टा H2 है। तो अब हमें क्या करना है, देखो आप ये बोल सकते हो कि इसकी यहाँ पे 3 इंपीरिकल फार्मूला यूनिट को बर्न कराने पे इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। ध्यान से समझना, CH2 थ्राइस है, CH2 इज इंपीरिकल फार्मूला। तो 3 इंपीरिकल फार्मूला यूनिट को बर्न कराने पे इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो 1 इंपीरिकल फार्मूला यूनिट को बर्न कराने पे कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? तो हीट ऑफ कंबशन पर इंपीरिकल फॉर्मूला ये निकाल रहे हैं, हीट ऑफ कंबशन पर इंपीरिकल फॉर्मूला। तो यहां आ गया बेटा डेल्टा H1/3। यहां पे आप देखो 5 इंपीरिकल फॉर्मूला यूनिट को बर्न कराने पे ये हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो 1 इंपीरिकल फॉर्मूला यूनिट को बर्न कराने पे कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? तो आप बोलोगे डेल्टा H2/5। अब हम इसको मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर करते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज हम देखेंगे डेल्टा H1/3 और डेल्टा H2/5 में कौन ज्यादा बड़ा है, कौन बड़ा है। तो एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व होता है कि ये वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर आती है इसके कंपेयर में। तो पर इंपीरिकल फॉर्मूला यूनिट साइक्लोप्रोपेन ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो जो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा वो कम स्टेबल होगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो साइक्लोपेंटेन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोपेंटेन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ साइक्लोप्रोपेन। तो ये समझ में आ गया बेटा कैसे एनालिसिस करनी है। इसी तरीके से
अगर आपसे बोला जाए कि एसिटिक एसिड और ग्लूकोज, एसिटिक एसिड और ग्लूकोज में कौन ज्यादा थर्मली स्टेबल है? एसिटिक एसिड एंड ग्लूकोज। तो आप देखो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4O2, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। मतलब हम इसको लिख सकते हैं CH2O होल ट्वाइस। इसको क्या लिख सकते हैं? CH2O होल 6। ठीक है बेटा, ये लिख सकते हैं। आप देखो अब दोनों का इंपीरिकल फार्मूला क्या आ गया? दोनों का इंपीरिकल फार्मूला आ गया CH2O। तो क्योंकि दोनों का इंपीरिकल फार्मूला सेम है, तो इसका मतलब कि इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए हीट ऑफ कंबशन को यूज किया जा सकता है। अगर मान लो इसका हीट ऑफ कंबशन डेल्टा H1 और इसका हीट ऑफ कंबशन डेल्टा H2 है, तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पे दो इंपीरिकल फार्मूला यूनिट को बर्न कराने पे ये हीट प्रोड्यूस हुई है, तो पर इंपीरिकल फार्मूला यूनिट कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? तो आप बोलोगे मॉड ऑफ डेल्टा H1/2 मैग्नीट्यूड वाइज। और यहाँ पे आप देखो 6 इंपीरिकल फार्मूला यूनिट को बर्न कराने पे ये हीट प्रोड्यूस हुई है, तो 1 इंपीरिकल फार्मूला यूनिट को बर्न कराने पे कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? तो आप बोलोगे डेल्टा H2/6 मैग्नीट्यूड वाइज। और फिर इनको कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर करके हम ये देखेंगे कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो जो वैल्यू बड़ी होगी वो कम स्टेबल होगा। तो इसी अप्रोच के साथ हम डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स की थर्मल स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला हीट ऑफ कंबशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो एक क्वेश्चन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन, arrange the following alkene in terms of increasing order, arrange the following alkene in terms of increasing order of their stability, arrange the following alkene in terms of increasing order of their stability. इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। सबसे पहले आप इनके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर डिटरमाइन करो।
975468123 975468123। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर काउंट कर लेते हैं। इसके 3, इसके 2, इसका 0, इसका 6, इसका 9, इसका 6, इसका 9। ठीक है, इसका 6 और इसका 12। अब आप देखो, सबसे ज्यादा स्टेबल 9th होगा। 9 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। 9th के बाद अब अगर हम इन दोनों को देखें, 7th और 5th, तो 7th और 5th में आपको क्या दिख रहा है? 7th और 5th में नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बराबर है, लेकिन एक आपको डिफरेंस दिखेगा। यहां पे इसका एक कार्बन डाई सब्स्टिट्यूटेड है, दूसरा कार्बन मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, जबकि यहां पे दोनों ही कार्बन डाई सब्स्टिट्यूटेड है। एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए एक बात और कंसीडर करते हैं, जो एल्कीन, जिस एल्कीन का कार्बन जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है, वो एल्कीन उतना ज्यादा स्टेबल होता है। एल्कीन के कार्बन जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होंगे, एल्कीन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें दोनों ही कार्बन डाई सब्स्टिट्यूटेड है। यहां पे एक कार्बन डाई सब्स्टिट्यूटेड है और एक कार्बन मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, तो इस वजह से अगर देखा जाए तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होनी चाहिए। 5th इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ 7th। 5th is more stable than that of 7th. अब इसके बाद आप देखो, 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर के साथ 3 स्ट्रक्चर है, 8th, 6th एंड 4th, जिसमें 4th ज्यादा स्टेबल है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो 4th, उसके बाद 6th और फिर 8th। 6th और 8th को हिंड्रेंस के बेसिस पे हमने कंपेयर किया। 4th को 6th के साथ हीट ऑफ कंबस्शन के बेसिस पे कंपेयर किया है, या क्रॉस हाइपर कंजुगेशन एंड नॉर्मल हाइपर कंजुगेशन के बेसिस। ठीक है, अब बच गया हमारे पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फिर फर्स्ट आ जाएगा, ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, उसके बाद सेकंड और फिर थर्ड। ये है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यहां पे मैंने एक नई बात आपको बताई है, वो दिमाग में रखना। क्वेश्चन लिखो एक, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स, arrange the following compounds in terms of increasing order. Arrange the following compounds in terms of increasing order of their heat of combustion value. Of their heat of combustion value.
इनका हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर बताओ। ये 4 कंपाउंड है। हाँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी बता दो। थ्री इज लेस देन 1 इज लेस देन 4 इज लेस देन 2। 1 3 4 2। 1 का सबसे कम बता रहे हैं, सबसे ज्यादा? सर हाँ बोलो। 1 में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगी सर। तुमने पहले क्या बोला था? मैंने गलती से बोल दिया था। देखो बेटा, ये पहला वाला जो कंपाउंड है ना, उसमें ये बीच वाली रिंग एंटी एरोमेटिक है, जबकि इस कंपाउंड में ये वाली रिंग एरोमेटिक है। ये रिंग एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक। ऑब्वियसली ये दो एक्सट्रीम केसेस होंगे, इसमें सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और इसमें सबसे कम हीट प्रोड्यूस होगी। ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन बोला गया है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा फर्स्ट और मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा सेकंड। मैक्सिमम फर्स्ट प्रोड्यूस करेगा और मिनिमम सेकंड प्रोड्यूस करेगा। अब थर्ड और फोर्थ को कंपेयर कर लेते हैं। थर्ड और फोर्थ में सिचुएशन एकदम क्लियर है। कैसे? यहां पे देखो कंजुगेशन है, यहां पे क्या है? कंजुगेशन, इसमें नहीं है। तो कंजुगेशन होने की वजह से, ठीक है, कंजुगेशन होने की वजह से यहां रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा पावरफुल इफेक्ट होता है, तो इसलिए फोर्थ का हीट ऑफ कंबशन कम होगा, थर्ड का ज्यादा होगा। 1342 इज करेक्ट आंसर। 1342 ये सही आंसर है।
इनका ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताओ, ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वैल्यू। टू 4 3 1 2 का मिनिमम और 1 का मैक्सिमम, ये बता रहे हो? फिर से आप लोग एक चीज को पकड़ नहीं पा रहे हो, ये वाली रिंग एंटी एरोमेटिक, और ये वाली रिंग एरोमेटिक। और इस रिंग को अगर आप देखो, इसके अंदर आपको कंजुगेशन दिख रहा है, वैसे तो कंजुगेशन इसमें भी दिख रहा है, ठीक है? कंजुगेशन जो है आपको यहां भी दिख रहा है और कंजुगेशन यहां भी दिख रहा है। तो अब आपको देखना पड़ेगा इन दोनों में हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर किसके कितने ज्यादा है। तो अगर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसमें हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे, एक यहाँ पे ये अल्फा है, और पहले अल्फा कार्बन सारे यहाँ पे मार्क कर दो। तो इसके रिस्पेक्ट अगर आप देखो तो ये अल्फा है, तो इस तरीके से अल्फा कार्बन अगर आप देखो तो ये अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है लेकिन दोनों साइड से हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व होगा, तो 2, तो 1 + 2 3। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये इसके रिस्पेक्ट में भी हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा और इसके रिस्पेक्ट में भी हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा, तो 5 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे इसके। मैं फिर से बता देता हूं, इसका एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इसके 2 होंगे और इसके भी 2 होंगे, तो टोटल 5। इसमें अगर आप काउंट करो तो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो 2 + 2 4, और 2 यहां पे क्योंकि दोनों साइड से कंजुगेशन है और ये भी दोनों साइड से कंजुगेशन में है, तो टोटल 8 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा सेकंड का, और सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट का, एंटी एरोमेटिक होने की वजह से। थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करें तो फोर्थ का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होना चाहिए इन कंपेयर टू थर्ड। तो ये ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ये तो एक एप्लीकेशन है हाइपर कंजुगेशन का। हाइपर कंजुगेशन का सेकंड एप्लीकेशन, हेडिंग डालो, सेकंड एप्लीकेशन in determination of bond dissociation energy of a covalent bond. In determination of bond dissociation energy of a covalent bond. In determination of bond dissociation energy of a covalent bond. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एल्कीन की स्टेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन
फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, वैसे ही ये भी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो आप नोट करो, लिखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी of a covalent bond is inversely proportional to, bond dissociation energy of a covalent bond is inversely proportional to stability of free radical produced after its homolysis. तो बोले किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उस कोवेलेंट बॉन्ड की होमोलिसिस के बाद जो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा उसकी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जितना स्टेबल फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी कम होगी। जितना अनस्टेबल फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो बस ये कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। ऑब्वियसली फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने में हाइपर कंजुगेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो हाइपर कंजुगेशन को हम यहां पे कंसीडर करेंगे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने में, लेकिन आपको यह नहीं भूलना है कि रेजोनेंस भी फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करता है। रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन दोनों फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करते हैं, जिसमें रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इन कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो अब जैसे देखो, अगर हमारे पास अब जैसे देखो बेटा, अगर मैं यहां पे कुछ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की लेवलिंग करता हूं, वैसे मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, आपको इसको खुद सॉल्व करना है। तो अगर मान लो ये हाइड्रोजन जो इस कार्बन पे अटैच है, इसको हम बोल रहे हैं H अल्फा, ये H अल्फा है। यहां पे जो हाइड्रोजन है इसको बोल रहे हैं H बीटा। यहां पे एक हाइड्रोजन है, इसको बोल रहे हैं H गामा। यहां पे एक हाइड्रोजन है, इसको बोल रहे हैं H डेल्टा। ठीक है, H डेल्टा। और यहां पे एक हाइड्रोजन है, इसको बोल रहे हैं H साइड। मैंने यहां पे मेंशन किया है CH अल्फा, CH बीटा, CH गामा, CH डेल्टा एंड CH साइड। ये टोटल हमने 5 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को मेंशन किया है। आपको इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो लिख लो, अरेंज द लेबल्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, arrange the labeled carbon hydrogen bond, arrange the labeled carbon hydrogen bond in terms of increasing order, in terms of increasing order of their bond dissociation energy, of their bond dissociation energy। ठीक है, तो इसको आपको अरेंज करना है। कल की क्लास में मैं इसका फाइनल आंसर बताऊंगा विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आप अपनी तरफ से इसको ट्राई करना। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा।